आज हम लोग देखेंगे फाइनेंस टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और को लेंडिंग अरेंजमेंट जो एनबीएफसी के साथ हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनबीएफसीज जो होती हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। बेसिकली इनके तीन काम होते हैं। एक होता है लोन्स एडवांसेस देना, दूसरा शेयर स्टॉक्स बॉन्ड डिवेंचर इन सबको एक्वायर करना, और लीजिंग हायर परचेज ये सारे काम करना, या चिट फंड वगैरह का काम करना। माइक्रो फाइनेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है उनको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। जो एनबीएफसीज होते हैं उनका फाइनेंसिंग का सोर्स क्या क्या होता है वो डिस्कस करने से पहले देखिए कि जो चैप्टर का नाम है वो है जेआईबी पेपर 2 में, ये मॉड्यूल बी का चैप्टर 17 है, नाम है फाइनेंस टू एमएसआईज को लेंडिंग अरेंजमेंट एनबीएफसीज। तो सोर्सेज जो होते हैं बेसिकली चार होते हैं। पहला होता है पब्लिक डिपॉजिट, मतलब जो कि आरबीआई से अप्रूवल के बाद ही पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो, अदरवाइज एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती है। डिबेंचर्स होते हैं इसमें। डिस्क्लेमर देख लीजिएगा कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसके अलावा बैंक से बोरोइंग करके और कमर्शियल पेपर्स के थ्रू ये लोग फंड रेज कर सकते हैं या पैसा रेज कर सकते हैं। एनबीएफसीज जो हैं बेसिकली वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को केटर करते हैं। ठीक है भाई, वीकर सेक्शन को आप केटर कर रहे हो मतलब आप प्रायोरिटी सेक्टर को ही केटर कर रहे हो। बैंक फाइनेंस टू एनबीएफसीज का मतलब क्या है? बैंक जो है वो नीड बेस्ड वर्किंग कैपिटल्स एनबीएफसीज को दे सकते हैं और उसी पैसे को आगे चल के जो एनबीएफसीज हैं वो पब्लिक में बांटते हैं। जो एनबीएफसीज होते हैं जिनमें मतलब एचएफसीज यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उनको भी इंक्लूड किया जाता है। वो आरबीआई के साथ रजिस्टर होना चाहिए, कंपलसरी है। कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, जैसे कि अगर एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। जो एनबीएफसीज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनको कंपलसरी नहीं है। निधि कंपनीज है, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज है, चिट फंड कंपनीज है या मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज है, उनको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी एनबीएफसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बैंक फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब कि वो एनबीएफसी बैंक से फाइनेंस नहीं ले सकती अगर ये काम करेंगी। कौन सा काम? जैसे कि बिल डिस्काउंटिंग का या रीडिस्काउंटिंग का काम एनबीएफसी करेंगी तो बैंक फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन नहीं दे सकती, उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। क्या मतलब? बैंक से फाइनेंस लेके अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है। किसी प्रकार का लोन एडवांस जो एनबीएफसी अपने सब्सिडरी को दे रही है या ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपने ही दे रही है वो भी अलाउ नहीं है। और किसी भी ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं देती जो आईपीओ वगैरह में पैसा लगा रहा है या फिर शेयर मार्केट में पैसा खरीद बेच कर रहा है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसके लिए भी पैसा एनबीएफसी नहीं दे सकती। किससे लेकर के? बैंक से लेकर के। उसके लिए बैंक फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। सीलिंग, प्रोडेंशियल सीलिंग का मतलब क्या है? जो बैंक्स हैं जब वो एनबीएफसी को लोन देते हैं तो उसमें क्या क्या मतलब एक सीलिंग लगाई गई है बैंक्स के ऊपर कि रिस्क को कवर करने के लिए। मतलब अगर आप कोई बैंक की सिंगल एनबीएफसी को लोन दे रहा है तो वो अपने टीयर 1 कैपिटल का मैक्स टू मैक्स 20% लोन उस सिंगल एनबीएफसी को सकता है। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड एनबीएफसीज हैं तो उनमें मैक्स टू मैक्स टीयर 1 कैपिटल का 25% ही केवल दे सकता है ग्रुप ऑफ एनबीएफसीज को। ठीक है, जो कि आपस में कनेक्टेड है। अगर कोई सिंगल एनबीएफसीज है जो किसी एक मतलब गोल्ड लोन या गोल्ड वाले काम में कर रहा है तो उस केस में टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल जो है उसका 7.5% मैक्स जो है वो एक्सपोजर हो सकता है किसी बैंक के द्वारा। बैंक लोन टू एनबीएफसी फॉर ऑन लेंडिंग, मतलब बैंक ने एनबीएफसी को लोन दिया और बैंक ने और एनबीएफसी ने फर्दर उसको और लेंड कर दिया है। तो ऐसे केस में बैंक्स जो है वो एनबीएफसी को लोन दे सकते हैं, लेकिन वो जो एनबीएफसी है वो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए इस्तेमाल करेगा। लोन जो है वो एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए इस्तेमाल करेगा, और साथ ही साथ ये लोन वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है उसके लिए इस्तेमाल करेगा। एनबीएफसी एमएफआई का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एमएफआई का मतलब है म्यूचुअल फाइनेंस, सॉरी ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं एमएफआई वगैरह, ये इसके लिए बताएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सॉरी मैं भूल गया था एकदम से। एमएफआई के लिए बताया गया। इसके लिए कंडीशन ये है कि एनबीएफसी एमएफआई अगर बनाना है तो कम से कम 5 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, और अगर आपका जो नेट आउट फंड है वो 5 करोड़ होना चाहिए, और अगर आपकी इसकी लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है तो 2 करोड़ का नेट फंड भी चलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ ही ये कहा गया है कि इसमें जो क्वालिफाइंग एसेट्स हैं वो 85% से कम नहीं होने चाहिए। अब क्वालिफाइंग एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्वालिफाइंग एसेट्स में आता है, मतलब एसेट्स का मतलब क्या है भाई? एनबीएफसी के लिए एसेट वो हैं जो लोन उन्होंने पब्लिक को बांट रखा है, वो उनके एसेट्स हैं। तो जो इनमें कम से कम 85% क्वालिफाइंग एसेट होने चाहिए, तभी एनबीएफसी एमएफआई जो वो है वो बैंक से लोन प्राप्त कर सकता है। कंडीशन क्या क्या है क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए? पहले तो जिसको भी लोन दे रखा है उसकी हाउस होल्ड इनकम सीलिंग सेट करी गई है कि अगर रूरल हाउस होल्ड में आप लोन दे रहे हो तो 1.25 लाख से कम की हाउस होल्ड इनकम होनी चाहिए, और अगर अर्बन या सेमी अर्बन एरिया है तो 2 लाख से कम की होनी चाहिए। लोन अमाउंट्स के लिए कहा गया है कि आप अगर पहला साइकिल लोन का दे रहे हो तो 75,000 का, और सब्सिक्वेंट साइकिल के लिए 1.25 लाख का, मतलब मैक्सिमम 1.25 लाख तक लोन दे सकते हो। किसी भी व्यक्ति का मैक्सिमम जो उधार होगा वो 1.25 लाख से ऊपर यानी 1,25,000 से ऊपर नहीं सकता। टेन्योर ऑफ लोन जो है वो कम से कम 24 महीने का होना चाहिए, और जो प्रीपेमेंट
प्रीपेमेंट जो 30,000 से कम का लोन है तो उस पर कोई भी पेनाल्टी नहीं, प्रीपेमेंट करने में कोई पेनाल्टी नहीं करी जाएगी। ठीक है, कि अगर आप लोन कोई बंद भी करता है तो ये नहीं आपने उस पर प्रीपेमेंट पेनाल्टी या फोरक्लोजर चार्जेस लगा दिए, वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, रीपेमेंट मोड में कहा गया है कि वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पर जैसा भी कस्टमर चाहे उस हिसाब से पेमेंट हो सकता है। ये सब क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए कंपलसरी शर्तें हैं। जो MFI जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट भी होते हैं। कब कब एग्जेम्प्ट होते हैं? यदि जो कुछ MFIs हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर उनका जो लोन है वो 50,000 का मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50,000 तक की है, और जो ड्वेलिंग यूनिट्स है किसी पूरे व्यक्ति, ड्वेलिंग मतलब क्या होता है, मकान होता है, उसके लिए लोन दिया रहा है तो भी 1,25,000 का है। अगर उससे कम का लोन आपने दे रखा है 1,25,000 या नॉर्मल लोन जो है 50,000 उससे कम का है तो आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, MFI को अगर आपके पास साथ ही साथ आपके पास अगर RBI का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कहाँ का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है? कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन 25 के हिसाब से। और ऐसे जो MFIs होंगे वो पब्लिक डिपॉजिट भी कलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी RBI ने कहा हुआ है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट उनको अलाउ नहीं है लेना। प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए कहा गया है कि जो कैपिटल एडिकेसी है वो Tier 2 और Tier 1 दोनों कैपिटल मिला करके कम से कम एग्रीगेट रिस्क वेट जो है उसका 15% होना कंपलसरी है। Tier 1 कैपिटल जो है वो Tier 2 कैपिटल जो है वो Tier 1 कैपिटल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोविजनिंग नॉर्म्स में कहा गया है टोटल लोन पोर्टफोलियो का 1% इनको प्रोविजन करना है। जो ऐसा लोन पोर्टफोलियो है जिसको ओवर ड्यू हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गया है लेकिन 180 दिन से कम हुआ है, उसके इसमें उतने अमाउंट का 50% इनको प्रोविजनिंग करनी है NBFC को। और जिसमें आउटस्टैंडिंग जो है 180 दिन से ज़्यादा हो गया, मतलब ओवर ड्यू 180 दिन से ज़्यादा का हो गया है, उस केस में 100% आपको प्रोविजनिंग करनी है। जैसे आप ICR गाइडलाइंस होती हैं बैंक्स के लिए, उसी तरह से ये भी प्रूडेंशियल गाइडलाइंस है किसके लिए? NBFCs के लिए। जो एडवांस कवर किया जाएगा अगर किसी फंड के द्वारा, मतलब क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग, इसके द्वारा अगर गारंटी प्रोवाइड करी गई हो उस एडवांस को, तो उसमें जो बचा हुआ, जितने मान लीजिए 1 लाख का लोन है और 70,000 पे गारंटी प्रोवाइड है, तो जो बचा 30,000 रुपये बचा है उसी पे सिर्फ प्रोविजनिंग करनी है, बाकी पूरे 1 लाख पर नहीं करनी, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी प्राप्त है इसलिए। मेंबरशिप ऑफ CIC के लिए कहा गया है कि NBFC MFI यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होंगे उनको सभी CIC यानी सिबिल और क्रिफ इन सबका मेंबर होना कंपलसरी है। प्राइसिंग पॉइंट के लिए कहा गया है कि जो मार्जिन गैप है वो 10% रखा जाएगा अगर पोर्टफोलियो 100 करोड़ तक का है, और 12% रखा जाएगा अगर 100 करोड़ से कम है तो। ये प्राइसिंग का मतलब क्या है? जैसे कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब कितने में उनको फंड प्राप्त हो रहा है और कितना वो कस्टमर से ले रहा है। भाई NBFC डिपॉजिट तो ले नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बैंक से लोन ले रहा है या अपने शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा रेज कर रहा है। तो अगर वो मान लीजिए कॉस्ट ऑफ फंड उसको 10% पड़ती है तो वो 10% का मार्जिन लेके 20% पे लोन दे सकता है, ये मतलब है। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाएगा उसमें कॉस्ट ऑफ फंड प्लस मार्जिन, या तो ये तरीका अप्लाई किया जाएगा या फिर जो 5 सबसे बड़े कमर्शियल बैंक्स होंगे असेट्स के हिसाब से उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका जो बेस रेट होगा उसको एवरेज लेके 2.75 से मल्टीप्लाई करके वो रेट रख सकते हैं। दो में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट में वेरिएंस किसका कहा है? कम से जो इंडिविजुअल लोन्स हैं उनमें 4% से ज़्यादा का वेरिएंस नहीं, यानी मिस्टर ए को आपने दिया 10% पर, मिस्टर बी को दे दिया 2% पे, ऐसा नहीं है। आप अगर एक को 10% दे रहे हो तो फिर आप 14 से लेके 6, मतलब ये आपका फिर फिक्स हो गया कि इससे ऊपर नीचे आप नहीं जाते। किसी भी दो लोगों के बीच वेरिएंस जो है वो 4% से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो हैं वो 1% जो ग्रॉस लोन अमाउंट होगा उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इंश्योरेंस कॉस्ट आपको देनी है वो अलग से। को लेंडिंग बाय बैंक्स एंड NBFC प्रायोरिटी सेक्टर के केस में को लेंडिंग और को ओरिजिनेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। उसमें क्या करते हैं, ये RBI ने गाइडलाइन दी थी, उसके लिए RBI ने 2020 में एक मॉडल लेके आए थे, को लेंडिंग मॉडल CLM। इसके द्वारा बैंक और NBFC मिल करके जो लोन है वो प्रोवाइड करते हैं। जो CLM यानी को लेंडिंग मॉडल है वो फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं है, बाकियों एप्लीकेबल है। को लेंडिंग बैंक जो होगा इसमें वो अपने शेयर, मतलब 80 और 20 का रहता है। मान लीजिए अगर 100 रुपये लोन दिया तो 80 रुपये बैंक के, 20 रुपये NBFC के, और रिकवरी भी होगी तो पहले बैंक क्या कहता है कि पहले रिकवरी हमको दो, NBFC कहता है पहले रिकवरी हमको दो। इसी वजह से ये मॉडल जो है बहुत सफल भी नहीं है, ये भी एक रीज़न है। बैंक जो है उसके पास ये डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो इस प्रकार के लोन को ड्यू डिलिजेंस के बेसिस पर रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ इसमें सूटेबल अरेंजमेंट्स इसके लिए बनाए जाते हैं कि जो को लेंडर, मान लीजिए कोई भी कंप्लेंट NBFC के खिलाफ प्राप्त होती है तो जो को लेंडर वाला अरेंजमेंट है उसमें बैंक उसको 30 दिन के अंदर अंदर रिजॉल्व करेगा उस कंप्लेंट को। जो भी ट्रांजैक्शन या डिसबर्समेंट किए जाएंगे बैंक और NBFC के द्वारा इसके CLM मॉडल के अंतर्गत, वो उसमें उसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट बनाया गया, उस एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें स्केल बेस्ड रेगुलेशंस के लिए भी एक फ्रेमवर्क है NBFC का। इसमें NBFC ने क्या किया है, NBFC को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, 4 लेयर में बांट दिया गया। लेयर के नाम आपको पता होंगे, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। ठीक है, ये 4 लेयर बांटी गई हैं। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, स्केल बेस्ड रेगुलेशन, SBR फॉर NBFC ये फ्रेमवर्क
फर्क है। जो एनबीएफसी पीयर टू पेयर P2P होते हैं वो सारे एनबीएफसी बेस लेयर में आते हैं। जो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग वाले होते हैं वो अपर लेयर में आते हैं। जो बचे हुए एनबीएफसीज हैं जैसे आईसीसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमजीसी, ये सब अन्य लेयर में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो आपका गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज हैं उनको भी मिडिल लेयर, बेस लेयर या मिडिल लेयर में लिया जाता है। ये जनरल इसका फॉर्मूला है, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इसके पहले हम एनबीएफसी में बहुत क्लियरली बहुत अच्छा वीडियो पहले भी कर चुके हैं, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, आपकी नॉलेज से बहुत इनहेंस होगी।